नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंदर आने वाला एक अगला टॉपिक भारत की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर हम भारत की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, भारत की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रस्तावना होती क्या है। तो किसी भी देश की जो प्रस्तावना होती है वह उस देश के संविधान की एक झलक होती है कि उस देश का संविधान क्या कहना चाहता है, उन संविधान का उद्देश्य क्या है, वह अपने नागरिकों को क्या सुपुर्द करना चाहता है। इसकी झलक हमें एक प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलती है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना भी भारत के संविधान की एक झलक मात्र है या दर्पण मात्र है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में प्रस्तावना का निर्माण का विचार कहाँ से लिया गया। तो भारत में प्रस्तावना का विचार जो लिया गया वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत की प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका से। तो जब हमारे देश के अंदर संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा वहाँ से जो जो महत्वपूर्ण तथ्य दिखे जो हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे उसे भी भारत के संविधान के अंदर शामिल किया गया। तो उसमें भी हमारे प्रस्तावना का विचार लिया गया था और भारत के अंदर प्रस्तावना का जो विचार लिया गया वह लिया गया था अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आते हैं कि प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी। तो प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो यह हमारे संविधान में ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। और प्रस्तावना जो होती है वह संविधान का सार होती है। हमारा जो संविधान क्या कहना चाह रहा है उन सब का सार प्रस्तावना कहलाती है और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है और संविधान का सार किसे कहते हैं तो प्रस्तावना को। विधानसभा की तीसरी बैठक जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की प्रस्तावना में यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत की प्रस्तावना बने थे और इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे देखते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वह किस पर आधारित है, तो वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी प्रस्तावना के अंदर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। जैसे हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो पहला वाक्य यह आता है कि हम भारत के लोग, और यह वाक्य क्या कहना चाह रहा है? तो हम भारत के लोग कहता है कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर हम भारत के लोग का शब्द यह कहता है कि हमारे संविधान की जो शक्ति है इसका जो स्रोत है वह भारत की जनता है। हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो आता है संप्रभुता संपन्न। हमारी प्रस्तावना में एक शब्द और आता है संप्रभुता संपन्न। इसका तात्पर्य होता है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर है। जैसा हम सभी को पता है कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया था, तो जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसके अंदर यह मेंशन किया गया कि हमारे जो संविधान बना रहे हैं इसके अंदर अंग्रेजी शासन का कोई भी योगदान नहीं है, न ही हम दूसरे देशों पर निर्भर है। इसीलिए संप्रभुता संपन्न वाक्य जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं समाजवाद। तो समाजवाद क्या होता है कि समाजवाद का बेसिक सा मतलब होता है कि सभी को एक समान रूप में मानकर चलना, चाहे वह अमीर हो या वो गरीब हो। तो समाजवाद से तात्पर्य हुआ कि उत्पादन के जो मुख्य साधन है वह राज्य के हाथ में होते हैं। किसके हाथ में होंगे? राज्य के हाथ में होंगे और उन पर नियंत्रण भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य अर्थात देश की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष वर्ड ये बताता है कि हमारे देश का कोई भी राज धर्म नहीं होगा। व्यक्तियों का अपना अपना धर्म हो सकता है किंतु देश का कोई भी राज धर्म नहीं होगा। अर्थात हमारे देश की जो सरकार है वह धर्म के आधार पर किसी का भी भला और किसी का भी बुरा नहीं सोचेगी। यह हमारा संविधान कहता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, अब यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोकतांत्रिक और दूसरा है गणराज्य। लोकतांत्रिक कहता है कि उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। जो जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक का चुनाव होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या
अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकतंत्र व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता के द्वारा जनता के ऊपर शासन करने के लिए या सरकार चलाने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है। गणराज्य की बात करें तो गणराज्य ये कहता है कि भारत में वंश परंपरा से कोई शासक नहीं होगा। हमको यहाँ पर देखने को मिलता है विधायक है तो उसका लड़का भी आगे जाके विधायक बनता है, पर ऐसा कोई वंश परंपरा नहीं है, वह चुनाव जीत कर विधायक बनता है। तो गणराज्य कहता है कि वंश परंपरा भारत में नहीं होगी तथा जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को ही शासन चलाने का अधिकार होगा। आगे हम देखते हैं भारत के प्रस्तावना के बारे में, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार हमें इस प्रस्तावना को पढ़ना है, आगे जाकर हम इसे समझेंगे। जैसे हमारी प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि इस लाइन का मतलब क्या होता है कि भारत के संविधान की जो शक्ति है वह किससे है, वह भारत की जनता से है। और संविधान का निर्माण किसके लिए किया गया है, तो भारत की जनता के लिए किया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, प्रभुत्व संपन्न जो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, समाजवादी जहां पर सभी समान है, पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लोकतंत्रात्मक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों को क्या दे रहे हैं, हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को क्या दिया गया है, तो देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार की। कौन कौन से, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे देखिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। हमारा जो संविधान है वह लोगों को विचार, अपने विचार रखने का, अभिव्यक्ति रखने का, विश्वास बनाए रखने का, अपने धर्म का और पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। अगर पेपर में आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जबकि स्वतंत्रता की 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात भारत के लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता जिसे तोड़ा न जा सके सुनिश्चित करने वाली बंधुता, शब्द ध्यान रखिएगा, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। मैं आज तारीख 26 नवंबर 1949, कौन सी डेट है ये, 26 नवंबर 1949, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की। तो यहाँ से ध्यान क्या पड़ता है कि प्रस्तावना के अंदर संविधान को अंगीकृत करने की तारीख दे रखी है, किंतु संविधान को लागू करने की तारीख नहीं है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतदा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित या आत्मापीठ करते हैं, भारत के लोगों को सौंपते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। अब इस प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे N.A. पानकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि N.A. पानकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान का परिचय पत्र। नेक्स्ट देखिए प्रस्तावना में भारत को भारत या इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को किस नामों से संबोधित किया गया है, इंडिया या भारत, यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और नेक्स्ट चीज कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 2 बार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावना जो होती है वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होती है, न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि भी नहीं दी गई है, जबकि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि दी गई है। और क्या है अंगीकृत करने की तारीख, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में। और अब मैं आपको संविधान संशोधन को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रस्तावना को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पहली बार हुआ था बीरूबारी संघवाद में। तो बीरूबारी संघवाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, और इसलिए ऐसा कहा था, उन्होंने यह कहा कि प्रस्तावना जब संविधान का भाग नहीं है तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तावना में आगे जाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर चेंज किए गए थे। तो बीरूबारी संघवाद ने कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। जबकि आगे जाकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु आप इसके मूल ढांचे में परिवर्तन
नहीं कर सकते। और इसी के बाद भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किए गए, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्रम वाइज याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और अभी तक भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार ही संशोधन हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता में 2 प्रकार की समता थी, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तावना में जो वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो शब्द हैं, मैंने आपको ऊपर ध्यान रखने के लिए बताया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया था और उसी से देखकर हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और एक और चीज है कि भारत में जो प्रस्तावना के अंदर जो न्याय की बात की गई है वह रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो ठीक है दोस्तों, भारत की प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी है आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।